गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस सर, क्लियर है। ये है जिसने सी नहीं पढ़ा है वो क्या कर मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप मैंने ग्रुप पे सेंड कर दिए थे, वो पुराने लेक्चर्स की रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकता है। ठीक है। आज हम लोग HTML स्टार्ट करेंगे। अ, पहले HTML का कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। HTML होता क्या है और HTML को हम लोग क्यों यूज करते हैं, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, इन सब के लिए और किस किस चीज में हम HTML का यूज करते क्यों हैं। ठीक है। मैं भेज दूंगा मानसी दोबारा से आज लिंक, वैसे डाल दूंगा मैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं अपनी। स्क्रीन विजिबल है मेरी? सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? ठीक है, पहले समझते हैं कि हम लोग HTML का यूज करते क्यों है और HTML होते क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि HTML होते क्या है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिससे जिसका यूज हम लोग करते हैं अपनी वेब पेज का डिजाइन करने के लिए। इसलिए यूज करते हैं टू डिजाइन वेब पेजेस। ठीक है। दूसरी बात, वेब पेजेस क्या हो, वेब पेज होता क्या है, वेब पेज होता क्या है। और डिजाइन तो करते हैं हम लोग वेब पेज, लेकिन फुल तरीके से नहीं, सिर्फ उसका एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। और वेब पेज होता क्या है और कितने टाइप से हमारे पास वेब पेज होते हैं या वेबसाइट्स कितनी टाइप की होती है हमारे पास। ठीक है, पहले जानते हैं वेब पेज होता क्या है। तो अ सिंगल पेज ऑफ अ वेबसाइट, मतलब मैं अगर कोई भी यहाँ वेबसाइट खोलूँ, मान के चलते हैं मैंने विकिपीडिया खोला और मैंने इस विकिपीडिया की एक पेज खोला इस विकिपीडिया का, तो ये सिंगल जो पेज है ये मेरा एक वेब पेज है। सिंगल ये पेज जो है मेरा, जैसे ये मैंने विकिपीडिया का पेज खोल रखा है, ये मेरा सिंगल जो पेज है वो मेरा वेब पेज है। अब क्या है कि मल्टीपल वेब पेजेस मिलकर एक सिंगल वेबसाइट बनती है। मल्टीपल पेजेस मतलब मान के चलो मेरे पास इस वेबसाइट पे कहीं पर भी मैं लिंक क्लिक करूं, जैसे ये रीड है और इसके बगल में है व्यू सोर्स, मैं इस पे टाइप करता हूँ, तो ये मेरा एक अलग पेज पे चला जाता है, ये मुझे एक अलग वेब पेज से लिंक करा देता है। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कि ऊपर URL में भी लिख के आ जाता है पेज एंड एक्शन, क्या हुआ है वो कहाँ पर मुझे को लेकर आया है। ठीक है। उसके अलावा जिस सिंगल पेज में स्क्रॉल कर रहा हूँ ये मेरा सिंगल एक वेब पेज हुआ। उसके अलावा मतलब एक ही वेब पेज से मल्टीपल वेब पेज ऐड है, तो ये मेरी हो जाती है एक वेबसाइट। मल्टीपल वेब पेजेस एक वेबसाइट और सिंगल पेज मेरा कहलाता है एक वेब पेज। ओके। हम लोग HTML का यूज क्यों करते हैं, तो हम लोग बनाते हैं टू डिजाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। ठीक है। हम लोग अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए HTML का यूज करते हैं। अभी HTML, हम लोगों को HTML का ही यूज क्यों करना होता है, और आपने सुना होगा CSS, एक होता है CSS। अब मान के चलते हैं हमारे पास हमारी जो बॉडी है, उस बॉडी में क्या है, स्किन है, स्किन के बाद स्केलेटन है हमारा, और कुछ नर्व्स वगैरह हैं हमारी। ठीक है। ये सब है हमारे बॉडी के अंदर। अब जो मैं बोलूँ कि इसमें से मेरा HTML वाला पार्ट कौन है, अगर मैं समझूं सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड पार्ट पार्ट कौन सा है हमारी बॉडी में, तो वो मेरा एक स्केलेटन कहलाएगा, क्योंकि मेरे स्केलेटन के ऊपर ही मेरे पूरी बॉडी का, मेरी स्किन भी मेरे स्केलेटन के ऊपर ही लगी हुई है, और मेरे नर्व्स भी मेरे स्केलेटन के ऊपर ही लगे हुए हैं। ठीक है। अगर मैं बोलूँ जब तक मेरे पास स्केलेटन नहीं होगा तब तक मैं ना ही स्किन लगा सकता हूँ उस पे, ना ही नर्व्स वगैरह मेरे एक्टिव होंगे उस पे। तो जैसा मेरा स्केलेटन है तो वो क्या हुआ, मेरा स्ट्रक्चर हुआ, मेरा स्ट्रक्चर हुआ। ऐसे ही जो स्किन हुई, तो वो स्किन क्यों है,
ऐसे डिजाइन मुझे बॉडी पे दिखनी चाहिए, अकेला स्केलेटन होता तो अच्छा नहीं लगता, तो डिजाइन बॉडी को डिजाइन करने के लिए तो वो सीएसएस करता है ये वाला सारा काम। और जो नर्व्स वाला काम हो गया, नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, वो सब किस चीज में हेल्प करता है हमको सेंस करने के लिए इन चीजों को, क्या काम कैसे करना है, तो वो काम हमारा क्या कराता है इन वेब पेजेस में, हमारा जेएस, जावा स्क्रिप्ट। तो ये तीनों ही चीजें आपको पढ़नी है अभी आगे चल के, जिसमें से अभी जो आपको पढ़ना है वो हो गया आपका एच। और इसी HTML के साथ साथ मैं आपको थोड़ा थोड़ा CSS भी सिखाता चलूंगा कि HTML और CSS को दोनों को साथ में यूज कर कैसे सकते हैं। ठीक है। इन HTML और CSS को यूज करने के लिए हमको दो चीजों की नीड होती है। HTML को रन करने के लिए दो चीजों की नीड होती है। पहला तो होता है हमारा ब्राउजर, और दूसरा होता है मेरा एडिटर। ठीक है। ब्राउजर पे आप क्या करते हो, सबसे पहले तो मुझे नीड है एडिटर की। इस एडिटर पे आप कोड को एडिट कर रहे होगे, कोड आप लिख रहे होगे एडिटर पर, टू राइट कोड। और ब्राउजर पे क्या कर रहा होगा, जो भी आप कोड लिखोगे उसको रन कराने के लिए ब्राउजर हेल्प करेगा, टू एग्जीक्यूट द कोड। ठीक है। तो दो चीजों की नीड होती है हमको, क्या क्या, पहला ब्राउजर, पहला एडिटर और दूसरा ब्राउजर। मतलब इन दोनों का ही काम कुछ ना कुछ है। अगर मेरे पास एडिटर नहीं होगा तो मैं कोड नहीं कर पाऊंगा, और मेरे पास ब्राउजर नहीं होगा तो मेरा कुछ भी कोड लिखने का कोई भी मतलब नहीं, मैं रन किस पे करा रहा हूँ। अगर मैंने कोड लिखा तो उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए मुझे ब्राउजर की नीड है, और जब ब्राउजर है मेरे पास लेकिन एडिटर नहीं है मेरे पास, तो मैं अपना कोड लिखूंगा ही कैसे, और जब कोड नहीं लिखेगा तो एग्जीक्यूट क्या ही कराऊंगा मैं। तो क्या मेन दो बात समझे आप, कि पहला तो मेरे पास एडिटर होना चाहिए और दूसरा मेरे पास ब्राउजर होना चाहिए। ये दोनों ही HTML के लिए मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं कि एडिटर क्या क्या हो सकते हैं हमारे HTML के लिए। ठीक है। तो एक एडिटर आपका खुद ही आपके लैपटॉप में पहले से होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग नोटपैड। इसके अलावा आप यूज कर सकते हो नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस। इसके अलावा आप, मैं अगर जिस पे आपको कोडिंग करना बता रहा हूँ अभी, वो है मेरा विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड, जो मोस्टली प्रोग्रामर, हर कोई प्रोग्रामर यूज करता है ये विजुअल स्टूडियो आज के टाइम। स्टूडियो कोड का यूज हर दूसरा तीसरा बंदा करता है। उसके अलावा भी आपके बहुत से एडिटर्स आते हैं, जैसे सबलाइन हो गया, कर्सर हो गया। ये सब भी आपके कुछ कोड एडिटर्स हो गए हैं जिनके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। ठीक है। इतना समझ में आया सबको कि HTML क्या सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने ही ब्राउजर में एक एडिटर इंस्टॉल करना है जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड, जिसको आप इंस्टॉल करने की प्रोसेस बहुत ही इजी है। आप ब्राउजर पे डालेंगे VS कोड और एंटर करेंगे तो आपके पास एक वेब पेज खुल जाएगा। ये आ गया, कुछ लिंक्स आ रही हैं आपके पास, सबसे पहले ही लिंक्स पे टाइप करना है आपको, विजुअल स्टूडियो कोड जिस पे दिखा रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे। ये खुला, आपके सामने ही डाउनलोड का बटन आ जाएगा। आप क्या करना है, सीधा डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड के सेक्शन पे लेकर चला जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या लिख कर आ रहा है, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड। 1 से 5 सेकंड तक का कुछ वेट करेंगे आप, ऑटोमेटिक ही यहाँ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। डाउनलोड होना जैसे ही स्टार्ट होगा, आपको कुछ नहीं करना है। इस जैसे ही डाउनलोड होगा, आपको इसके सेटअप को रन कराना है। सेटअप को रन कराने के बाद आपका जो जो परमिशंस वो मांगता जाए वो परमिशंस उसको देते जाना, और आपका जो भी विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है वो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके अलावा जो फोन पे कर रहे हैं, वो HTML का एक एडिटर इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके। प्ले स्टोर, इसमें जाके आप सर्च करेंगे HTML कोड एडिटर, तो आपको मिल जाएगा HTML कोड एडिटर।
तो ये ट्रैब एडिट करके पहले ही आपको कोड एडिटर मिल रहा है, आपको यही इंस्टॉल कर लेना है अपने फोन में। जो फोन में कर रहा है वो ये वाला ऐप इंस्टॉल कर ले, और जो लैपटॉप में कर रहा है वो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर ले। अगर किसी के में विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं हो पाता है तो अ, वो सबलाइन भी इंस्टॉल कर सकता है, नोटपैड प्लस प्लस भी इंस्टॉल कर सकता है, उस पर भी कोडिंग हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं एचटीएमएल को लिखने का बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो में आएंगे, विजुअल स्टूडियो में हम लोग क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले हमारे पास कुछ ऐसा सा विजुअल स्टूडियो का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में क्या करना है आपको, आपके पास पहले से ही वो न्यू फाइल ओपन फोल्डर ये सब का ऑप्शन दे रहा होगा। सबसे पहले हमको करना क्या है, एक अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। किस टाइप की फाइल क्रिएट करनी है, टेक्स्ट फाइल क्रिएट। उसके ऊपर टाइप करेंगे, ये हमारे पास एक अनटाइटल्ड वन करके एक फाइल बनकर आई है, इस फाइल को हम लोग सेव करवाएंगे। कंट्रोल एस किया हमने। कंट्रोल एस करने के बाद मैं जा रहा हूँ अपने दिस पीसी के अंदर, अपने सी ड्राइव के अंदर मैं इसके अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा। उस न्यू फोल्डर का नाम रखूंगा मैं ऑनलाइन बैच 3। मैंने एंटर किया, इस बैच के अंदर इस ही फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगा, एक अपनी न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम है मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब ये डॉट एच टी एम एल क्या है और इंडेक्स क्या है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। सेव करते हैं। मेरे पास जैसे ही मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम की अपनी फाइल को क्रिएट किया, यहाँ पे मेरी फाइल का नाम लिखकर आ गया कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम की मेरी एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। आप इसको यहाँ से भी डायरेक्ट जाके खोल सकते हैं, आपने जो भी फाइल यहाँ बना रखी है उस फाइल को आपको इधर भी लेकर आना पड़ेगा, ओपन फोल्डर करेंगे और उसी ही फोल्डर में जाना है आपको जिस फोल्डर में आपने अपनी फाइल को बना रखा है। आप ऑनलाइन बेस 3 नाम से मैंने बना रखा था, मैंने इसको सिलेक्ट किया मैंने जैसे ही फोल्डर, मेरे पास वो फोल्डर खुलकर इधर आ गया है और उसी सेक्शन में मुझे मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली फाइल शो कर रही है। मैं इसी फाइल को एक्सेस करूंगा। एक्सेस करने के बाद मुझे क्या करना है, मैं यहाँ HTML का कुछ बेसिक कोड यहाँ लिख कर दिखाऊंगा आपको। अब HTML का कुछ बेसिक कोड होता क्या है पहले ये वो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं HTML, ये ट्राइंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना होता है HTML। उसके बाद आता है हमारा हेड, उस हेड के अंदर आता है हमारा टाइटल, और इस टाइटल को हम लोग क्लोज भी कर रहे होंगे, और इस टाइटल के बाद आता है हमारा हेड जो कि क्लोज हो जाएगा। और हेड के बाद हम लोगों की बात आती है हमारी बॉडी। ठीक है, क्या क्या आया, एच टी एम एल टैग के बाद हमारा हेड टैग के बाद हमारा टाइटल टैग, टाइटल के बाद हमारा फिर से हेड टैग क्लोज। ये जो स्लैश के बाद लिखते हैं ना, हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन किया, स्लैश लगाया, और मैंने उस टैग का नाम लिखा जिसको मुझे क्लोज करना है। तो ये होता है हमारा ओपन टैग जो विदाउट स्लैश के लगता है, और ये होता है हमारा क्लोज टैग जो हमारा स्लैश के साथ लगता है। ठीक है, अब इन सब टैग का यूज है क्या क्या। पहला तो एच टी एम एल, जिसको आपको समझ में आ रहा होगा हमको कोड किस लैंग्वेज में करना है। दूसरा हेड, ये कुछ हमारे लैंग्वेज का पार्ट बताते हैं कि ये हेड सेक्शन है जिसमें हम लोग अपना मेनली एक्सटर्नल काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा मेरे जो वेब पेज है उसका टाइटल क्या होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे वेब पेज का नाम मैं रखता हूँ ऑनलाइन बैच। ठीक है, मैंने डाला यहाँ पे ऑनलाइन बैच, और इसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे बॉडी के अंदर। उसके बाद मैं बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं बॉडी को क्लोज भी कर दूंगा, और लास्ट में जाके मैं एच टी एम एल टैग को भी क्लोज कर दूंगा। मैंने क्या क्या किया, जो टैग मैंने सबसे पहले खोला है वो ध्यान रखेंगे सबसे लास्ट में ही बंद होगा। जैसे मैंने हेड को खोला है तो हेड मेरा यही बंद हो गया, मतलब जब जैसे उसका काम खत्म होता चला जाएगा वही चीज आपकी तब तब क्लोज होती चली जाएगी। मेरा हेड का काम क्या था, इसे टाइटल को स्टोर कराना, उसने उस टाइटल को उसके अंदर स्टोर कराया, और टाइटल का काम खत्म हुआ तो टाइटल मेरा क्लोज हुआ। जब टाइटल का काम खत्म हो गया, जब टाइटल क्लोज हो गया, उसके बाद मैंने हेड को बोला है कि वो उसको क्लोज कर दो। अब उसके बाद क्या करना है हमको, एक बॉडी टैग लिया है मैंने, इस बॉडी टैग के अंदर मुझे सारा काम करना है। अब वो सारा काम क्या है, मतलब मैं जो भी इसके अंदर लिखना चाहूंगा बॉडी के अंदर वो मुझे अपने वेब पेज पे शो करा रहा होगा। जो भी काम करना है हमको बॉडी के अंदर वो तो हमको इधर ही बीच वाले सेक्शन में करना है। और जैसे ही मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा पूरे वेब पेज का, तो लास्ट में जाके मैं अपने बॉडी टैग को भी क्लोज कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं अपने HTML टैग को क्लोज करूंगा। मतलब जो काम सबसे जो टैग सबसे पहले खुलता है वो सबसे आखिरी में जाके ही बंद होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर H1 यहाँ लगा रहे हो तो
कुछ और काम करने के बाद H1 को लास्ट में ही बंद करोगे, नहीं। जब H1 का काम खत्म हो जाएगा तो मेरा जैसे H1 वहीं क्लोज हो गया। अब ये H1 क्या है, ये भी समझते हैं। उससे पहले हम लोग ये कोड को रन करा रहे होंगे हमारे index.html वाले पेज के अंदर। अब जो भी हमने कोड लिखा था, इस कोड को मैंने क्या क्या लिखा हुआ था, HTML हेड, हेड के बाद हमारा टाइटल, और टाइटल के बाद हेड क्लोज, और इस हेड के बाद मेरा बॉडी ओपन, और इस बॉडी के अंदर ही हम लोग अपना सारा काम कर रहे थे। ठीक है। अब इसके अंदर तो हम लोग अपना काम करेंगे ही, लेकिन मैं इस बॉलर प्लेट कोड को मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं खुद से बार बार लिखूं। मैं चाहता हूँ कि इसमें एक मेरा शॉर्टकट ऐसा हो कि मैं इसको सिर्फ एक शॉर्टकट के साथ पूरा ही कोड एक बार में लिख दूं। तो हमारे पास VS एक प्रोवाइड करता है शॉर्टकट्स कुछ कि जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो VS में क्या करना है, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन साइन को प्रेस करोगे और एंटर करोगे, तो हमारे पास कुछ बाय डिफॉल्ट जो कोड था वो जनरेट हो गया। अब इसमें आप चेक करना कि मैंने अभी आपको जो बताया है वो तो है ही इसमें, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें एडेड हैं इसमें। जैसे कि इसमें बताया डॉक टाइप HTML, मतलब डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। HTML की लैंग्वेज यहाँ शो कर रहा है, EN मतलब इंग्लिश। और उसके बाद हमारे पास आया हेड टैग, और हेड टैग हमारा क्लोज हुआ। और हेड टैग क्लोज होने के बाद उसके अंदर, हेड टैग के अंदर क्या क्या काम है, हमारा कुछ मेटा चार्ट सेट लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है मेटा व्यू पोर्ट, कंटेंट विद। ये सब जानने की अभी जरूरत है नहीं आपको, ये सब आगे वाली क्लास में सीख रहे होगे आप लोग। उससे पहले यहाँ समझिए, जो भी मैंने अभी बताया है आपको वही सब यहाँ लिखा हुआ है। HTML टैग लगा हुआ है, बस इसके साथ आगे डॉक्यूमेंट टाइप लगा हुआ है, HTML लैंग्वेज के साथ HTML की लैंग्वेज डिफाइन हो रही है। उसके अलावा यहाँ जो टाइटल है, ये टाइटल का काम क्या है, अभी हम लोग सबसे पहले यही देखते हैं। ये टाइटल का है क्या काम मेन। मैंने बोला कि इस टाइटल को मैं देता हूँ यहाँ पे डिजी कोडर्स। मैंने यहाँ टाइटल दिया डिजी कोडर्स, और अब इस फाइल को रन कराते हैं। अब आप फाइल को VS की हेल्प, VS में हो या किसी और अदर एडिटर में हो, अगर आप VS में हो तो आपके पास एक गो लाइव एक्सटेंशन आता है, लाइव सर्वर करके एक्सटेंशन आता है, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। इस वाले सेक्शन में जाके लाइव सर्वर डालोगे तो आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे आपके यहाँ एकदम कोने में एक गो लाइव सर्वर करके ऑप्शन आ रहा है, जिसको आप प्रेस करोगे तो ये डायरेक्टली आपके ब्राउजर पे आपके कोड को रन करा देगा। मैंने जैसे ही उस पर टैप किया तो देखो इसने ब्राउजर मेरा ओपन कर दिया है, और मेरे पास ब्राउजर पे मुझे एक स्पेस दे दिया है खाली। लेकिन मैंने तो यहाँ पे लिख रखा है टाइटल में कि मेरे पास डिजी कोडर्स लिखना लिख कर आना चाहिए, तो यहाँ तो मेरा वेब पेज खाली आ रहा है पूरा। अब उसके लिए क्या करूंगा मैं, लेकिन डिजी कोडर्स तो मैंने लिख रखा है ना कहीं तो आ रहा होगा। तो यहाँ नोट करना कि वेबसाइट का जो नाम आ रहा है हमारी, अगर किसी को आपको दिख रहा हो सही से, वेबसाइट का जो नाम आ रहा है हमारी, वो डिजी कोडर्स हमारी वेबसाइट का नाम आ रहा है यहाँ टाइटल की जगह लिखकर। ठीक है। तो टाइटल का बात काम समझे आप, कि टाइटल का काम किस लिए करते, टाइटल का यूज किस लिए करते हैं हम लोग। उसके अलावा अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग बॉडी में काम क्या क्या कर सकते हैं। बॉडी में हम लोग मेनली बहुत चीजों का यूज कर सकते हैं। हमारे पास कुछ हेडिंग टैग्स होते हैं, हमारे पास कुछ हेडिंग टैग्स होते हैं। इन हेडिंग टैग्स का काम होता है हमारे कोड में हेडिंग को ऐड करना। ठीक है। अब हमारे पास कुछ HTML में प्री डिफाइंड हेडिंग्स होती हैं, कहाँ से कहाँ कुछ 6 टाइप्स की हेडिंग्स होती हैं। H1 उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ये 6 टाइप की हमारे पास हेडिंग्स होती हैं जो HTML में हमको प्रोवाइड की जाती हैं। अब इन 6 हेडिंग्स का कुछ ना कुछ काम तो होगा ही। तो हम लोग चेक करते हैं कि इन 6 की 6 हेडिंग्स का क्या काम होगा। मैंने लिखा H1 टैग, H1 को मैंने ओपन किया और H1 को ही मैंने क्लोज किया। इसके अंदर मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, और ऐसे ही मैं कुछ सेम सेम इन्हीं चीजों को कॉपी करके H2 में लिख दूंगा, और वही सेम काम मैं लिख रहा हूँ H6 तक। H2 खोला है तो मैंने H2 को क्लोज करना पड़ेगा, H3, फिर H4, फिर ऐसे ही H5 और ऐसे ही H6। ठीक है। अब मैंने इन सबको कॉल किया है एच हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब ये चीज हम लोग नोटिस करेंगे, एच हेलो वर्ल्ड तो हम लोग सेम लिख रहे हैं, लेकिन H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये अलग अलग क्यों दिया है हमने। तो एक बार इसको रन करा के देखते हैं, तो हमारे ब्राउजर पे हमको हेडिंग्स मिली कुछ हेलो वर्ल्ड करके, लेकिन ये सब अलग अलग फॉन्ट साइज लेकर आ रहे हैं। क्या क्या है, जैसे हमारे पास हेलो वर्ल्ड आया, ये
सबसे जो H1 था वो हमारा सबसे बड़ा आ रहा है, H2 है वो थोड़ा छोटा आ रहा है, H3 थोड़ा उससे छोटा आ रहा है, H4 उससे छोटा आ रहा है, H5 उससे छोटा और H6 उससे भी छोटा। मतलब क्या, इन सारी हेडिंग टेक्स्ट का यूज अलग अलग तरीके से है। मान के चलते हैं हमको कुछ अपने वेब ब्राउजर में कुछ कंटेंट लिखना है, उन कंटेंट को हम लोग को किसी कंटेंट को हाईलाइट रखना है उस हेडिंग के अंदर, सब हेडिंग ऐड करनी है, तब हम लोग क्या करते हैं कि H2 का यूज कर लिया। उस हेडिंग के अंदर भी नई हेडिंग्स यूज करनी है, मतलब अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग हेडिंग टैग्स का यूज कर सकते हैं। अब जैसा हमारे पास हेडिंग टैग था, ऐसे ही हमारे पास होता है एक पैराग्राफ टैग, जिसमें हम लोग अपने पैराग्राफ को लिख सकते हैं। मैंने पैराग्राफ ऐड किया इसमें, पी टैग पैराग्राफ टैग, मैंने उसको ओपन किया, उसी को क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद मैंने इसमें कुछ लिखा 10 वर्ड्स का। तो ये चीज मुझे अपने ब्राउजर पे दिख रहा होगा। देखते हैं क्या ये मुझे अपने ब्राउजर पे मिला। तो हाँ, मुझे मिल गया है, कुछ लॉरेम करके कुछ लिख कर आया है मेरे पास, जो मैंने अपने ब्राउजर पे, जो मैंने अपने एडिटर पे लिखा हुआ है। आप जो भी यहाँ लिख रहे होगे वो आपके आपके ब्राउजर पे शो करा रहा होगा। ठीक है, बस शो वही कराएगा जो आपने इन टेक्स्ट के बाहर लिखा हुआ होगा। जैसे मैंने H6 के ब्रैकेट के बाहर लिख रखा है हेलो वर्ल्ड, उसके बाद ब्रैकेट ओपन है, उसके बाद ब्रैकेट मेरा टैग क्लोज है, उसके बाद H6 लिखा हुआ है, उसके बाद ही जाके मेरा ब्रैकेट क्लोज है। तो कभी इसके अंदर नहीं लिख देना है। इसके अंदर लिख देने का मतलब है कि वो कुछ रन ही नहीं कराएगा इधर। ठीक है, अगर इसके अंदर नहीं लिखोगे तब तो वो रन करा रहा होगा, और अगर इसके अंदर लिख दोगे तो वो मेरा एरर ही देने लगेगा, देखो उसने चेंज ही कर दिया इसके फॉन्ट को, पैराग्राफ के फॉर्म में ले ही नहीं रहा है उसको। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वो जैसा कोड रन करता है वैसा ही रन करवाएगा उसको। तो आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग HTML फॉर्म में टेबल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास एक H1 टैग होता है, उस H1 टैग को यूज करेंगे। मैं कुछ ग्रीटिंग्स वगैरह दे दूंगा, वेलकम टू माय पेज। ठीक है, ये कुछ ग्रीटिंग्स वगैरह हो गई हमारे पेज के लिए। उसके बाद हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। उस टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास होता है टेबल टैग। उस टेबल टैग के अंदर समझते हैं कि टेबल अगर हम जनरेट कर रहे हैं, टेबल जनरेट करने के लिए हमारे पास कुछ टेबल में रोज और कॉलम्स होते हैं। तो टेबल में रोज और कॉलम्स जनरेट करने के लिए पहले देखते हैं टेबल में रोज और कॉलम्स कैसे जनरेट हो रही हैं। तो HTML के अंदर हमारे पास होता है TH, जिसको हम लोग बोलते हैं टेबल हेडिंग। एक होता है TR, जिसको बोलते हैं हम लोग टेबल रो। और एक होता है हमारे पास TD, जिसको बोलते हैं हम लोग टेबल डेटा। क्या क्या हुआ हमारे पास, TH टेबल हेड, TR टेबल रो, और TD टेबल डेटा। अब इन सब का ही HTML में अलग अलग रूल है। टेबल TH से समझ में आ रहा है, टेबल की हेडिंग डिफाइन करता है वो। TR से समझ में आ रहा है, वो टेबल की रोज को डिफाइन करता है। और TD से समझ में आ रहा है कि टेबल के अंदर को डेटा को लिखने के लिए हेल्प करता है। कि टेबल टैग के अंदर हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेबल टैग, टेबल में जाएंगे हम लोग, कॉल करेंगे चार को लिख रहा हूँ, मेरे टेबल में मुझे एक रो चाहिए है। वो रो वो रो क्या कर रही हो, एक डेटा स्टोर कर रही है, जिस डेटा में हो आपका स्टूडेंट का नेम लिखा है इसमें। तो मैं इसको कहाँ लेकर जाऊंगा, TH के अंदर, क्योंकि मुझे ये क्या चाहिए, हेडिंग के पर्पज से। मैंने यहाँ क्या लगाया, TH टेबल हेड। और मैं चाहता हूँ इस TH के साथ मेरे पास आ जाए टेबल नेम के, स्टूडेंट नेम के अलावा स्टूडेंट की ब्रांचेस। ठीक है, और ब्रांच के बाद मेरे पास आए उन स्टूडेंट के कुछ चीज, मोबाइल। मैंने एक और मोबाइल नंबर। ठीक है, ये तीन काम मैंने किए हैं। अब मैं देखता हूँ कि ये तीनों ही काम मुझे मेरे उसमें कॉलम मेरे वेबसाइट पे मुझे कैसे शो कर रहे होंगे। देखते हैं ये मुझे रो वाइज शो करते हैं या कॉलम वाइज शो करते हैं। मैं एक बार रन कराऊंगा। मैंने रन किया इसको, मेरे पास मुझे टेबल मिली है, बस ये सेपरेटेड नहीं है। देख लीजिए, मेरे पास स्टूडेंट नेम आया, ब्रांच आया, ब्रांच आया, और ब्रांच के साथ मेरे पास एक मोबाइल नंबर आया।
ठीक है। अब इस टेबल को सेपरेट कैसे करूं मैं, कि मुझे सारे ही डेटा मुझे ऐसा लगे कि अलग अलग लिखा हुआ है, तो मैं एक वो टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट लगाता हूँ जिसका नाम होता है बॉर्डर। मैंने यहाँ दिया बॉर्डर 1, और अब मैं इसको रन कराऊं तो यहाँ देखो आप लोगों को यहाँ मुझे मिल चुका है स्टूडेंट नेम, जो बॉर्डर कवर कर कर आ रहा है, ब्रांच, मोबाइल, ये सब एक बॉर्डर कवर कर कर आ रहा है। इसके बाद मैं चाहता हूँ क्या, मुझे कुछ कॉलम्स मिल चुके हैं। स्टूडेंट नेम का एक कॉलम मिला है मुझे, ब्रांच का एक कॉलम मिला है मुझे, और मोबाइल नंबर का मुझे एक कॉलम मिला है। इन तीनों को ही मैं चाहता हूँ कि अब मैंने जो डेटा डाला है इसके अंदर, वो डेटा नीचे, अगर स्टूडेंट नेम आना चाहिए तो स्टूडेंट नेम मुझे स्टूडेंट नेम के नीचे शो करना चाहिए। ब्रांच आ रही है तो ब्रांच के साथ मुझे ब्रांच नीचे ब्रांच शो करना चाहिए। मोबाइल नंबर है तो मुझे मोबाइल नंबर शो करना चाहिए। मैं करके देखूं, मुझे करना क्या था, मुझे एक रो क्रिएट करनी थी। तो दोबारा से समझते हैं क्या किया मैंने, इसको कमेंट आउट कर दिया। HTML में मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन साइन, डैश डैश, और लास्ट में आके डैश डैश लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन, और इससे पहले ब्रैकेट ओपन होता है और ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स को यूज करने के लिए होता है, मल्टी लाइन कमेंट आउट करने के लिए। मैंने यहाँ इसको टीआर को क्या किया है, टीआर के अंदर के टीएच को कमेंट आउट कर दिया। मुझे अब ये मेरी वेबसाइट पे नहीं दिख रहा होगा, मैं रन करूँ उसे, तो देखो मुझे एक छोटा सा डॉट मिल रहा है मेरी वेबसाइट पे। मतलब क्या है, यहाँ पे एक टेबल है तो, लेकिन उसके अंदर कोई डेटा नहीं है, तो उसकी कोई साइज भी नहीं आ रही है अभी। जैसे ही मैं इस टेबल को क्या करूँ, डेटा दे दूंगा, इस टेबल को मैं जैसे ही डेटा दूंगा, मैं सिर्फ स्टूडेंट नेम ही दूंगा, तो देखो मुझे स्टूडेंट नेम का ही सिर्फ डेटा मिला है। अब मैं इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट नेम के अलावा में मुझे और कुछ डेटा चाहिए है, तो मैं ब्रांच नेम और इसको छोड़ दूंगा, स्टूडेंट नेम और ब्रांच और मोबाइल नंबर, मुझे पास तीनों आ गया। ये किस फॉर्म में आ रहा है, मैंने एक रो बनाई है, इस रो के अंदर ही मुझे मेरा डेटा दिख रहा है। देखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट नेम मिला मुझे, ब्रांच मिली मुझे, और मोबाइल नंबर मिला। अब मैं चाहता हूँ क्या हूँ, कि इस स्टूडेंट नेम के नीचे मेरे पास एक न्यू रो आए, उस रो के अंदर मुझे नाम भी मिल रहा हो, ब्रांच भी मिल रही हो, मोबाइल नंबर भी मिल रहा हो। तो उसके लिए क्या करना होता है, जो मैंने टीआर टैग पहले बना रखा है, उस टीआर टैग के बाद बाहर जहाँ क्लोज है मेरा, उसके बाहर आऊंगा मैं, उसके बाहर आके एक न्यू रो बनाऊंगा। जस्ट जैसे ही मैं न्यू रो बनाऊंगा, तो यहाँ देखो मेरे पास ये जो बॉर्डर है वो बढ़ चुका है। और ध्यान से देखना, मैं जब टीआर नहीं लगाऊंगा तब मेरे पास जो बॉर्डर है वो वहीं का वही है, लेकिन मैं जैसे ही टीआर लगाऊंगा तो मेरे पास जो बॉर्डर है वो बढ़कर आएगा। मतलब वो उस एरिया में मेरे पास कुछ स्पेस बनता जा रहा है। जैसे ही मैं इसको टीडी में स्टोर कराऊंगा, इस स्टूडेंट नेम में मैं कुछ स्टूडेंट का नेम दे दूं, मान के चलता हूँ मैं अपना नेम दे दूं, और मैं इसको रन कराऊं, देखो स्टूडेंट नेम के नीचे मेरा नाम आ गया। ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूँ मेरी ब्रांच में मुझे ऐड करानी है, तो मैं उसी के नीचे एक स्पेस दूंगा और टीडी लगाऊंगा, और टीडी के बाद मैं अपना फोन नंबर भी देना चाहूंगा। तो यहाँ देखो मैंने कंप्यूटर साइंस दिया, और कंप्यूटर साइंस के बाद मैंने उसमें अपना नंबर दिया। तो ये दोनों ही काम वो ऐड करा देगा। रो उसने बना दी है, एक रो बनाएगा। टीडी का काम होता है कॉलम को बढ़ाने का। सिंगल रो के अंदर मल्टीपल टीडी होंगे, तो वो रो ऐड करता चला जाएगा। अब मान के चलो मेरे पास ऊपर तो तीन ही कॉलम थे, अगर मैं यहाँ टीडी एक और जोड़ दूं और उसके अंदर भी मैं कुछ उसमें ऐड कर दूं, मान के चलते हैं मैं उसमें ब्रांच थी मेरा, एड्रेस ऐड कर दूं, देखो वो मुझे कानपुर भी ऐड करके देगा, लेकिन उसकी हेडिंग ऐड करके नहीं देगा। क्यों नहीं ऐड करके दी उसने, कि यहाँ तक तो जो चीजें थी वो तीन ही कॉलम में थी, हेडिंग नहीं थी उसकी, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। आप जितना भी टीडी उसके नीचे ऐड करते चले जाओगे, वो कॉलम वाइज कॉलम उसको ऐड करता चला जाएगा। ठीक है, कितना भी यहाँ बढ़ाना हो आप वो बढ़ता चला जाएगा। आप इस डेटा को मल्टीपल टाइम्स भी प्रिंट करवा सकते हो आउटपुट में जाके। आपने एक बार प्रिंट कराया, आप मल्टीपल टाइम्स भी करा सकते हो। मैं सेम डेटा को बार बार प्रिंट करा दूं तो ये मुझे बार बार प्रिंट करा के दे देगा। देखो उसने स्टूडेंट का नेम दिया, फिर यहाँ पे स्टूडेंट नेम आ गया। स्टूडेंट नेम को आप चेंज कर सकते हो यहाँ से आके। कर सकते हो यहाँ से आके। आप जितनी बार मल्टी टाइम्स चेंज करोगे उतनी बार वहाँ चेंज होता रहेगा।
क्या बोला मैंने, यहाँ समझो दोबारा से। मैं इसमें लिखूं अगर सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, तो काम क्या कराएगा ये मेरा। मैं जैसे ही मैंने यहाँ पे दिया सेल पैडिंग, सेल पैडिंग में क्या काम कराया इसने, मेरे जितना भी कंटेंट दूर था, देखना जितना भी कंटेंट एकदम पास पास आ रखा है अपने बॉर्डर से, मैं जैसे ही सेल पैडिंग दूंगा वो उस बॉर्डर से दूर चला जाएगा। मैंने 5 दिया, बॉर्डर से दूर हुआ। मैंने 10 दिया, वो अपने बॉर्डर से और ज्यादा दूर चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ काम आता है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या करता है यहाँ पे, अपन बॉर्डर से भी ज्यादा दूर कर देता है इसको, मतलब हर एक चीज को बॉर्डर से जो से मैं स्पेस दे देगा हर एक border। टेबल टैग का यूज सबने सीख लिया, अब हम लोग फॉर्म टैग का यूज सीखेंगे। फॉर्म टैग का यूज कैसे होगा, फॉर्म टैग का यूज भी फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास भी एक नया टैग होता है जिसको बोलते हैं हम लोग फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर ही हम लोग अपने फॉर्म का सारा कोड कर रहे होंगे। मैंने बोला मेरे पास एक फॉर्म आना चाहिए जिसमें मेरे पास एक लेबल होनी चाहिए। किस नाम की, नेम नाम की। मुझे लेबल बनाई, मैंने उस नेम को मैंने स्टोर कराया। उसके बाहर भी जाके मैंने नेम लिखा। मैंने लेबल फॉर तो उसे बताया है कि मेरा जो लेबल है वो किस टाइप के लिए है, नेम के लिए है। जब तक ये वाला नेम बाहर नहीं लिखोगे तब तक मुझे आउटपुट में मेरे ब्राउजर पे शो नहीं कर रहा होगा। इस नेम के साथ मुझे चाहिए एक अपना इनपुट बॉक्स। अब इनपुट बॉक्स को मुझे टाइप रखना है टेक्स्ट, क्योंकि उसके अंदर मुझे इनपुट ही सारा टेक्स्ट करवाना है। इनपुट का टाइप मुझे क्या रखना है, टेक्स्ट। एक लेबल लिया मैंने, उस लेबल में दिया नाम, और लेबल को मैंने फॉर कंडीशन लगा के बोला है कि वो लेबल मेरा नेम के लिए है। ऐसे ही मैं मल्टीपल बना लूंगा, बी आर टैग लगाया, फिर मैं बना लूंगा बाकी चीजों के लिए लेबल। मैंने लेबल टैग दोबारा लगाया। मैंने बोला लेबल होने जानी चाहिए मेरे पास फादर नेम की। ये फादर नेम जाके मैं लिख लूंगा बाहर, फादर नेम। और यहाँ इसके अलावा मुझे चाहिए दोबारा से इनपुट बॉक्स। मैं इनपुट बॉक्स दे दूंगा। फिर ऐसे ही मेरे पास मेरे बी आर टाइप, फिर मैं ईमेल भी दे सकता हूँ। ईमेल के लिए भी मेरे पास एक इनपुट बॉक्स आएगा। ईमेल में बस मेरा क्या आता है, ईमेल लिखा जाता है। टेक्स्ट में आप लिख रहे हो टेक्स्ट, बट ईमेल वाले सेक्शन के लिए इस इनपुट बॉक्स को बताना होता है कि इस इनपुट बॉक्स में मेरा एक ईमेल आना है। अब ये ईमेल की जगह मैं टेक्स्ट कर दूंगा तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्राउजर में अभी ये समझाऊंगा कि फर्क पड़ेगा कैसे। फिर मैंने इस ईमेल के अलावा मैंने एक सेक्शन बना दिया पासवर्ड का, और उस पासवर्ड के लिए भी मैंने एक सेक्शन दे दिया। उस पासवर्ड के बाद मैंने उस पासवर्ड के इनपुट बॉक्स को भी बोला है कि वो भी क्या है, एक टेक्स्ट है। और लास्ट में मैंने एक सबमिट बटन दे दूंगा। मैं एक कंफर्म पासवर्ड का भी बना लेते हैं, और एक बी आर टैग लगा के एक हम लोग बना लेते हैं सबमिट बटन। बटन बनाया एक मैंने, और उस बटन को नाम दिया है मैंने सबमिट। एक बार इसको रन कराते हैं। ये मेरे पास एक फॉर्म बनकर आ चुका है, देख लो। मैंने नेम दिया था, मेरे पास नेम आया। मैंने फादर नेम दिया था, मेरे पास फादर नेम आया। ईमेल दिया था, ईमेल आई। पासवर्ड दिया था, कंफर्म पासवर्ड दिया था, और सबमिट बटन दिया था। ये सब कुछ सेक्शन मेरे पास आ चुका है, जो भी सेक्शन मैंने यहाँ बना रखे हैं। ठीक है, मैं अगर यहाँ जाके कुछ एडिट करूँ, इस नेम की जगह यहाँ लिख दूँ फर्स्ट नेम या फुल नेम, यहाँ वो चीज़ एडिट हो जाएगी। मैंने लिखा है फुल नेम, तो यहाँ आके लिख गया मेरा फुल नेम। अब मैं यहाँ जाके बोलूँ, अब देखते हैं कि मैं इसके अंदर जो भी लिख रहा हूँ, मैं मान के चलूँ मैं नाम लिख रहा हूँ उसके अंदर अयाज। मैंने फादर्स नेम में भी लिख दिया कुछ, मैंने ईमेल में भी कुछ लिख दिया, मैंने पासवर्ड में भी कुछ लिख दिया, और कंफर्म पासवर्ड में भी कुछ लिख दिया। अब कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड तक तो ठीक है, लेकिन मैंने जो ईमेल में लिखा है और मैंने फुल नेम फादर्स नेम में लिखा है, इन दोनों से मुझे कोई मतलब नहीं। अब ईमेल में मैं जो भी चीज लिख रहा हूँ, जब भी मैं सबमिट बटन पे टैप करूंगा, यहाँ मैंने हर एक सेक्शन को ध्यान रखेंगे, मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट दे रखा है। हर एक सेक्शन में कंफर्म पासवर्ड के लिए भी टेक्स्ट है, पासवर्ड के लिए भी टेक्स्ट है, ईमेल के लिए भी टेक्स्ट है, और नॉर्मल नेम और फादर नेम के लिए तो टेक्स्ट फिर है ही है। जब मैं जाके यहाँ पे सबमिट करूंगा तो मेरा पेज एक रीलोड लेगा, और लोड लेने के बाद यहाँ सारा सेक्शन जितना भी मेरा डेटा था उसको डिलीट कर देगा। अब मैं इस फाइल को एक बार दोबारा से रन करा के दिखाऊंगा आपको। मैंने इस फाइल को दोबारा रन किया। आप मेरे एक बार यूआरएल पे नोटिस करना, जो भी मेरा यूआरएल लिखा हुआ है index.html, और यहाँ जाके मैं कुछ भी लिखूं अगर, यहाँ जाके मैं कुछ भी लिखूं अभी,
और लिखने के बाद मैं क्या करूँ, इसको सबमिट करूँ, तो मेरे यूआरएल पे एक बार नोटिस करना कि यूआरएल पे कुछ चेंजमेंट आएगी अभी। वो चेंजेस क्या होगा कि इस यूआरएल में जैसे ही मैं सबमिट बटन को प्रेस करूँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगकर आ गया। मतलब क्या कि मेरे इस फॉर्म में कुछ तो हुआ है। ये फॉर्म मेरा, ये जो भी मैंने यहाँ इसमें लिखा है, भाई डेटा कहीं तो गया हुआ है। ठीक है, लेकिन कहाँ गया है ये नहीं पता है। अब ये चीज कैसे चेक करेंगे? ठीक है, तो अभी चेक नहीं कर सकते इस चीज को। मतलब क्या, यहाँ से मेरा डाटा है वो उसने रिफ्रेश करके डिलीट कर दिया, कहाँ तो ये नहीं पता है बस। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक लास्ट काम क्या करते हैं, लेवल इनपुट टाइप टेक्स्ट दे रखा था ईमेल में, पासवर्ड में और कंफर्म पासवर्ड में। अब मैं जाके क्या करूंगा, ईमेल में जाके कर दूंगा ईमेल, पासवर्ड में जाके कर दूंगा पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड में टेक्स्ट ही रहने दूंगा। अब मैं ईमेल में दोबारा से आया और मैंने ईमेल में @gmail.com नहीं डाला है। मैंने सिर्फ कितना लिखा है, HGVGV, मतलब कुछ भी लिख दिया अभी। और मैंने ऊपर की फील्ड्स को भी कुछ भी फिल करके, पासवर्ड की फील्ड में आप नोटिस करिएगा जो पहले टेक्स्ट के फॉर्म में आ रहा था, कुछ इस टाइप से फॉर्म में आ रहा था। अब मैं इनपुट टाइप पासवर्ड लिखूंगा तो वो मुझे हिडन करके दे देगा। बस मुझे कंफर्म पासवर्ड की फील्ड में वो मुझे हिडन करके नहीं दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसका टाइप टेक्स्ट मैंने, उसका टाइप मैंने टेक्स्ट रखा हुआ है, पासवर्ड नहीं रखा हुआ है। लेकिन अब मैं जब बटन पे प्रेस करूंगा सबमिट वाले पे, तो वो मुझे सबमिट नहीं होने देगा। देखिएगा क्या बोल रहा है कि प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। ठीक है, कुछ कुछ लोग समझे होंगे कैसे हुआ ये ईमेल इनपुट टाइप मैंने जैसे ही इसमें ईमेल दे रखा है, अब उसको पता चल गया है कि इस फील्ड में मेरा एक ईमेल एड्रेस आने वाला है, तो विदाउट उसको पूरा पाथ दिए वो रन ही नहीं कराएगा। मैंने कुछ भी नाम दिया, उसके आगे लिख दिया @gmail.com, और तब मैं जाके उसको सबमिट कराऊं तो वो सबमिट उसको करवा लेगा। हुआ वो सबमिट, और देखो अभी भी वहां ऊपर क्वेश्चन मार्क लग कर आ गया है। ठीक है, यहाँ ये चीज समझ में आई कि रन कैसे कर रहा है।